हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी। बच्चों, हम पाठ 3 आज निंदा रस। निंदा का मतलब होता है बुराई, रस का मतलब आनंद। तो यहाँ निंदा रस, बुराई का आनंद। इस पाठ का लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हमको पहचान है, पहले 10वीं कक्षा में पढ़ाई किया है हरिशंकर परसाई जी का लेखन ईमानदारों के सम्मेलन में। जो उस तरह यहाँ पर और एक कथन है, लेख लिखा है, देखेंगे बच्चों। मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज, हंगसंद्रा, बेंगलुरु। अभी हम लेखक परिचय प्राप्त करवाएंगे। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में हुआ। परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1934 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। तदोपरांत नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया, मास्टर ऑफ आर्ट। आपने खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया तथा सन 1941 से सन 1943 इन्होंने 2 वर्ष जबलपुर में स्पिंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। आप अध्यापन कार्य में कुशल मीन्स ही इज वेरी स्किल, निपुण। ಅಧ್ಯಾಪನ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। He was writing stories in this newspaper. आपका निधन 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी में हुआ था। और प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज निबंध संग्रह, तब की बात और थी, यह निबंध संग्रह है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाववश का अकारण ही निंदा करने में रस लेते रहते हैं, तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है।
मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचित कराने तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत रचना चयनित है। हम सबको मालूम यह है कि वी ऑल नोन हरिशंकर परसाई जी ने स्वयं व्यंग्य रचना में समाज में फैले हुए अज्ञान, अहंकार, स्वार्थ, धोखा आदि का जोरदार खंडन किया है। इनकी रचनाओं में तीख व्यंग्य अधिक होता है। इस लेखक ने निंदा को नवरसों के समान एक रस माना है। उनका कहना है कि निंदा रस में हर कोई डुबकियां लगाकर आनंद लेता है। उनकी दृष्टि में निंदा रस की महिमा अपार है। And also, this lesson by Harishankar Parsai is a strong condemnation of the ignorance, pride, selfishness and cheating prevalent in society. The criticism of Harishankar Parsai is generally scathing. Here, the author has considered criticism as one of the Navarasas. He believed that everyone takes a dip in criticism and enjoys it. In his opinion, the greatness of criticism is unbeatable. इस पाठ में ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂದಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಗುಣದಿಂದ ಬೆರೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್. बिफोर दैट शब्दार्थ. निमग्न, लीन, साइक्लोन, तेज और धूल भरी चक्कर काटती हुई आंधी, उद्गम, प्रारंभ, निकृष्ट, नीच, मिशनरी, लगन, तत्परता एवं नैपुण्य से कार्य करने की भावना की ओर संकेत. बहुजन हित्यार. अभी पाठ के वक्त पर देखेंगे का कई महीनों बाद आए थे. हियर ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಯಾರು ಆ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕ ಮತ್ತು ಗ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಮತ್ತು ಗ ಈ ಎರಡು ಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದು हरिशंकर परसाई और फ्रेंड, गा ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ फ्रेंड. का एक साथी है और गा और एक साथी है. किसका? अपना लेखक का. अभी क्या हो गया आज देखेंगे. क कई महीनों के बाद आए थे. सुबह चाय पीकर अखबार देखकर रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे. साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई. यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ती. अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं. और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणाघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला. क कई महीनों के बाद आए. क का व्यक्ति कई महीनों के बाद आए.
आफ्टर सो मेनी मंथ्स क पर्सन केम. सुबह चाय पीकर अखबारों देख रहा था. ಅವರ ಲೇಖಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಟೀ ಕುಡಿದು ಅಖಬಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಂಗೆ ತೂಫಾನ್ ಕಿ ತರಹ ಕಮರೆ ಮೇ ಗುಸೆ, ತೆರೆದಿರೋ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸಿಡಿಲು ಬಂದಂಗೆ ಬಂದ. मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम की पुतले की याद आ गई. ಓಹೋ ಇವನು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅಂಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೀಮನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಬ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಭೀಮನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪುತ್ತಲಿ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಅಂಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅವನ ತಬ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಗೊಂಬೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಈ ಲೇಖಕರು, ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹಾಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ दैट हियर व्हाट हैपन, आ बेटा तुझे कलेजा से लगा लूँ. और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में क्या हो गया, उन्होंने प्राणाघाती स्नेह से ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ, ದೋಷ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂಬೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು. ಉಸ್ಕೋ ಜಕಡ್ಕರ್ ಚೂರ್ಕರ್ ಡಾಲಾ. ಕೌನ್? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? यस, आगे में देखेंगे. ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं. हम अलग कड़े देखते रहते हैं. कहाँ से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया. पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ. पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि अपनी ससुराल आया है और गां के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा. इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्संदेह कंठिली देह उसकी बाहों में छोड़ दी. भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं. चल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतली ही आगे बढ़ाना चाहिए. नागफनी मीन्स इट इज अ कैक्टस काइंड ऑफ प्लांट. पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है. उसके आंसू भर नहीं आए. बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए. वह गहरी आत्मीयता की जकड़ नयनों से झलकता और असीम स्नेह और वह स्नेहसिक्त वाणी बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया. जैसा आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, आते ही झूठ बोला, कमबख्त कल का आया है. यह मुझे मेरा मित्र बता गया था. इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो. कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं. वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं.
उनके मुख से निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। कभी बड़ा निर्दोष, सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है वह बेटा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है कि वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा, मैं यह मीन्स हियर हरिशंकर परसाई सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था, फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4 वाक्यों में धराशायी करके वो बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कैटलॉग, दोष मीन्स ऑल दिस बैड थिंग, बैड इंटेंशन ऑफ द फ्रेंड्स, ही इज हैविंग वन कैटलॉग विथ हिम। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लो। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाता जाता है, वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईशार भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे के निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होता है। मीन्स हम लोग यहाँ क्या व्यक्त करते हैं, हमारा जो लेखक हरिशंकर परसाई जी इस प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की
निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य यहाँ जहाँ से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ है। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाल जा सकता है। यहाँ का इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि उनका एक मित्र बिना बताए लेखक के घर पहुंचता है। जब दूसरे लोगों के बारे में घंटों तक अनापत शनापत बककर चला जाता है। लेखक को उन लोगों से कोई वास्ता भी नहीं था, फिर भी वे अपने निंदक मित्र की बकवास सुनते ही रहे। लेखक जैसे सुनते ही मित्र बड़ा विचित्र व्यक्ति है। लेखक का मित्र का व्यक्ति बहुत विचित्र, बड़ा विचित्र व्यक्ति है। उसके पास कई परिचित लोगों के दोषों का भंडार है। वह हर किसी के सामने दूसरे लोगों को अवगुणों की निंदा करता रहता है। कई लोग उस निंदा रस का आनंद लेते हैं। 4-5 निंदकों को एक जगह बिठाकर उनकी टीका टिप्पणी सुननी चाहिए। वे सब इतनी तल्लीनता के साथ मज़ेदार भाषा में दूसरों के निंदा करने लगते हैं कि कोई भी उस महफिल से उठने का नाम नहीं लेता। निंदक महाशय दूसरों की निंदा करने में अपने को धन्य मानते हैं। निंदा करना इनके लिए एक टॉनिक है। यह टॉनिक इनकी उम्र और ताकत को बढ़ती है, ताकत को ज्यादा बढ़ाती है भी। निंदकों के भी संघ है। उन संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह पदाधिकारी भी हैं। इनमें अपने काम के प्रति लगन है, श्रद्धा और प्रतिबद्धता भी है। निंदकों का संगठन शक्ति और कार्य करने की पद्धति निरुपम है। और आगे में क्या कहते हैं लेखक, इशारे करते हुए प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित व बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात शवन जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं हो। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा
अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। जैसे हम इस पाठ में लेखक कहते हैं कि निंदका जो हमारे निंदा ने उद्यगम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंग की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्याळु माना जाता है। ईर्ष्याळु माना जाता है ना, क्योंकि वह निटल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें प्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलते हैं। वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों के कलंकताओं के परायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिसकी सत्य कल्पित कलंकता सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझाने की तुष्टि का अनुभव करते रहते हैं। मतलब जो लोग हीनता और कमजोरी के शिकार हैं वे ही दूसरों की निंदा करने लगते हैं। निंदा करने से इनका कोई लाभ या प्रयोजन नहीं है, परंतु निंदा करने में ये बड़ा सुख और आनंद पाते हैं। निंदा की महिमा अपार है, अपरंपार है। निंदकों की निंदा नहीं करनी चाहिए। महात्मा सूरदास जी ने कहा था, निंदा शब्द रसाल, अर्थात निंदा करने मीठे आम का स्वाद लेने के। लेखक कहते हैं कि निंदकों के जो धृतराष्ट्र आलिंगन से बचना बड़ा कठिन है। निंदकों के चुंगल से कोई चतुर ही बच सकता है। यहां पर इस पाठ में जो कोई ना कोई, जैसे हैं आप इनके पास, अभी लेखक कहते हैं आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना फला और आमुख अपने चरित्र पर आंक डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। ये कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उच्चका दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति
उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिल अहम को धक्का लगता है, हमें हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। Means, so we all know this. Once the author had an unexpected visit from his friend. The friend spent hours talking nonsense and criticizing others, and then left. The author had nothing to do with the people his friend criticized. Despite this, he continued to listen to his friend's criticism. The author's friend was a strange man. He had a great collection of the vices of his acquaintances. He would criticize the vices of other people behind their back. Many people enjoyed his criticism. The author says that one must assemble 4 or 5 critics, such as his friends, and listen to their commentary and discussion. They began to criticize others with such gracefulness and entertaining language that one does not feel like living such an atmosphere. Such critics consider themselves blessed to be able to criticize the others. Criticizing others is like a tonic for them. This tonic increases their lifespan and strength. There are associations of critics. These associations have presidents, vice presidents, and members who actually hold these posts. These people are dedicated and involved in their work. The unity and style of functioning of critics associations is unparalleled. Those who are victims of deprivation and weakness are the ones who began to criticize others. Criticizing others does not benefit them in any way. However, these people take great pleasure in criticizing others, and weakness are the ones who begin to criticize others. Criticizing others does not benefit them in any way. We all know very well, is it not? However, these people take a great pleasure in criticizing others. The greatness of criticizing is infinite. It is limitless. Therefore, one must not criticize critics. The great poet Surdas once said, Ninda sabda rasa, meaning the criticizing is equal to eating a sweet mango. The author says that escaping the all-encompassing embrace of critics is a very difficult task. Only a clever person can escape from the clutches of critics. So, this is the Lekak. The author was telling. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಲೇಖಕರ ಮಿತ್ರ ಕ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದು ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿದ್ದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೀಮನ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತಬ್ಬಿದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮಿತ್ರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಮಿತ್ರನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಯಾರು? ಇವನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಇವನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಂದನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಈ ಮಿತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ. ನಂತರ ಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನಲ್ವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಲೇಖಕರಿಗೆ. ಇಂಥವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹೀಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು, ಹೀಗೆ ತಾಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋದೇ ಜೀವನ. ಹೀಗೆ ಕಳೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದು ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಇಂಥವರು ಇದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂತಹವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೀಗೆ. ಇವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತುಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಈ ಮಿತ್ರ ಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಂದಿಸಿದ ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ, ಪರಸಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಲೇಖಕರ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ನಿಂದಕರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ಕೆಲಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಂದಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೀಗೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಇವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಂದನೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಂದಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಕೀಳುತನದಿಂದ ನಿಂದನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಂದನೆ ಹೇಗೆ ಅವನ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೀಳುತನ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹೀನತೆಯಿಂದ ಅದು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಜೈಸೆ ಹೋತಾ ಎಂಬಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಂದನೆಯೇ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸದಾ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸವೇ ಅದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಹೇರಾಳ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಂದನೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಮಾತನಾಡೋದೇ ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು, ನಿಂದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಲೇಖಕರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಡನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಖಿಯ ಗಂಡನನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಉದಾಳ, ಮೋಸಗಾರ, ಮೋಸದಿಂದಲೇ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ
ತಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಗಂಡನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗಂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದನು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗಂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾಳಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಗಂಡನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊರಟಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಹಂನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದು, ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಮಿತ್ರರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಸಮಯ ಲೇಖಕರು ನಿಂದೆಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಆಗತ್ತೆ. जैसे उसी मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है. अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ. सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता कल्लोल कर रहा था. बड़ा रस है ना निंदा में. सूरदास ने इसलिए निंदा सवत रसाल कहाँ हैं. बच्चों धन्यवाद.